नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं आप भी बहुत बढ़िया होंगे। एवरीथिंग इज फाइन हेयर देयर एंड एवरीवेयर। नए चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर का नाम प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट VVVIP चैप्टर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। VVVIC कहना चाहिए। कितने टॉपिक है सर? हाई फाइव, पंजा, पूरा पंजा है टॉपिक्स का। नंबर 1, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक बात बताऊं, है चैप्टर क्यूट सा। चैप्टर वैसे परेशान नहीं करेगा आपको, क्यूट सा ही चैप्टर है, कोई ज्यादा तंग नहीं करेगा आपको। मेरा वादा है आपसे, परेशानी नहीं आएगी। लेकिन करना क्या है? फोकस रखना है, पूरे तरीके से चीज़ों को सुनते हुए आगे बढ़ना है। मैं बता दूं आपको, मीनिंग, फीचर एंड टाइप ऑफ कंपनीज, ये थियरिकल चर्चा रहेगी हमारे सामने, जो अभी थोड़ी देर में हम शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर की बेस बिल्डिंग रहेगी यहाँ पे। दिस इज गोना बी द बेस बिल्डिंग ऑफ द चैप्टर। बेस बिल्डिंग ऑफ द चैप्टर। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी समझ के चलेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो थ्योरिकल डिस्कस रहेगा हमारे पास। ठीक है सर। फिर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर भी। सर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन दोस्त कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पहले 2 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले 2 टॉपिक समझोगे तभी तीसरा, चौथा, 5वां समझ में आएगा। पहले 2 टॉपिक्स के बिना 5वां समझना बेकार है। और सब बेकार क्या है? समझ ही नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा 5वें पॉइंट से ही क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। तो 5वें पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो सीढ़ी है, पहली और दूसरी, वो बहुत कीमती है। पता है ना आपको? पहली सीढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, इसलिए हम शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, फिर आगे 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 चर्चा को बढ़ाते जाएंगे। और लेट्स सी, दोनों साथ में देखते हैं, आप भी और हम भी। लेट्स सी टुगेदर कि आज हम कितना कवर अप कर पाते हैं, आज हम कितना तक कवर अप कर पाते हैं। सर हमें नोट्स दिखाओ, सर प्लीज़ प्लीज़ नोट्स देखने का मन कर रहा है। मैंने कहा सब्र रखो, दिखाता हूँ। ये लो, ये हैं खूबसूरत खूबसूरत से नोट्स आप लोगों के पास। 20 पेजेस के तो नोट्स ही है सर। बीच में ना एक पेज खाली है। ये 19 पेजेस के बने बेसिकली। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। चल बेटे चल, निकल, खाली तेरा का क्या काम। 19 पेजेस के नोट्स हैं, जिसमें से पहला पेज अगर हम हटा दें टॉपिक्स वाला तो 18 पेजेस। अगर बात करी जाए इसी चीज़ की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा नोट्स नहीं थे अभी। इससे ज़्यादा नोट्स नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक में। हाँ सर, ये तो बात है, किसी भी चैप्टर में सबसे ज़्यादा नोट्स हैं इसमें। लेकिन वो इसलिए है ना, कुछ थ्योरिकल टॉपिक्स भी है दोस्तों। तो वैसे कोई चैप्टर इतना ज़्यादा ह्यूज नहीं है कि आप इसे ब्रांच से तुलना करने लगो, ब्रांच अकाउंटिंग से, या आप इसकी तुलना अमेलगमेशन वगैरह से करने लगो। ना ना ना, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। बट ये कि नोट्स थोड़े से ज़्यादा हैं तो हैं, बट आप साथ और हम साथ तो नोट्स की ऐसी की तैसी। बोलो कैसी रही? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया, मार गिराएंगे नोट्स को। नोट्स की वास्तव में ही सर ऐसी की तैसी। चलो पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, मीनिंग ऑफ कंपनी। देखो बेसिकली पता है क्या है, आपकी एक अकाउंटिंग साइकिल थी जो बचपन में सिखाई जाती थी आपको। जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, स्कूल जाया करते थे, तो मैडम आपको सिखाती थी, प्यारे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग साइकिल जर्नल से शुरू होती है, फिर लेजर पे जाती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 11th क्लास में आपको सिखाया गया इंडिविजुअल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कैसे बनते हैं। फिर तुम 12th में आए, और 12th में तुम्हें पार्टनरशिप फर्म के ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट और कुछ और फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी दी गई। अब तुम इंटरमीडिएट में हो, तो कंपनी, जो कि बिजनेस का सबसे बिगेस्ट फॉर्म होता है, द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं वो सिखाया जाएगा। देखो कंपनियों के ऊपर ना एक कानून लगता है, उस कानून नहीं, अरे अंधा नहीं है वो कानून, हर कानून अंधा नहीं होता। क्या बात करते हो तुम? हर काली टंकी सिंटेक्स नहीं होती। एक ऐड आया करती थी टीवी पे पहले, हर पीली चीज सोना नहीं होती। ठीक है। और
बिल्कुल इसी तरीके से हर एक्ट अंदर नहीं होता, कंपनीज के ऊपर एक एक्ट लगता है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं इस पे पूरे तरीके से गौर रख के चलता है ये कंपनीज एक्ट 2013। बड़ी सारी बातें बताता है कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, बड़ी सारी बातें बताता है कौन, कंपनीज एक्ट 2013। तो हमें उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए चलना है और वही ये सारे टॉपिक्स भी हैं, वही ये सारे टॉपिक्स भी हैं। पहले 1 2 3 4 बातों से निपट लोगे, फिर हम कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लायक होंगे। ये सारी बातें जो हम पढ़ेंगे वो कंपनीज एक्ट में लिखी होंगी, सारी की सारी बातें। सारे के सारे टॉपिक्स कहाँ के हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ अ कंपनी कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बोले तो बहुत ही साधारण मतलब है इसका, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्यूट, चिन्ना सा मिन्ना सा। जिसने भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करा रखा है उसे हम कंपनी कहते हैं। जिस भी संस्था ने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, उस संस्था को कंपनी का नाम दिया जाता है। भाई साहब सर कैसे कराते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन, बताओ तो जरा। mca.gov.in की एक वेबसाइट है, उस पर ऑनलाइन जाके एक अर्जी लगानी पड़ती है कि अभी हम अपनी संस्था को कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हमारी संस्था को रजिस्टर कर दो एज अ कंपनी। उसमें भी कई टाइप हो सकती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह, बाद में देखेंगे। तो कंपनी का मतलब हुआ जिन्होंने mca.gov.in पर जाकर के एक फॉर्म भरा और अपनी संस्था को कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करा, वो कंपनी बन जाती है, वो कंपनी बन जाती है। सर काहे चाहिए हमें कंपनी, क्यों जाए हम MCA पे, क्यों हम रजिस्ट्रेशन ले, क्यों अपनी संस्था को कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराएं, क्या गाज पड़ रही है हमारे ऊपर, क्या आफत आ रही है हमारे ऊपर। Why do we even need a company form of business? ये है हमारा सवाल, क्यों हमें कंपनी की जरूरत है, पहले तो यही बता दो, क्या आफत आ गई। आंसर, lack of risk taking ability in one single person or small group of persons conflicting with their never ending desire of unlimited growth and profits has led to innovation of company form of business. कंपनी से अलग दो फेमस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, एक इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों की एक कमी है, क्या, कैपिटल लिमिटेड रहती है। अकेला बंदा कितना इन्वेस्ट कर सकता है बताओ, लिमिटेड ही कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल गए फिर भी एक हद तक कैपिटल लिमिटेड ही रहेगी। बिल्कुल सर, लेकिन अगर आपके लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट है, 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, कुछ लोग मिलकर के इंतजाम नहीं कर सकते, तो अगर कैपिटल आपको हाई चाहिए तो उसके लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाना पड़ता है। क्यों सर, क्योंकि कंपनियों को एक इजाजत है, वो पब्लिक के पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके उनके पैसे पे धंधा कर सकती हैं, पब्लिक के पैसे पे इन्वेस्ट करके बिजनेस में प्रोजेक्ट कर सकती हैं। अगर फेल हुआ तो पब्लिक का पैसा डूबेगा, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं। जो लोग कंपनी को शुरू करेंगे उन्हें अपने घर से कुछ नहीं देना। जो लोग जिनका आइडिया है, जिनके पास प्रोजेक्ट है, जो कंपनी शुरू कर रहे हैं, जो कंपनी चलाएंगे, वो पब्लिक का पैसा लेके बिजनेस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। डूबा तो पब्लिक का पैसा डूबेगा, उनका घर नहीं बिकेगा, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। सर ये तो बहुत बढ़िया है, पब्लिक क्यों तैयार होगी, पब्लिक को इंटरेस्ट लगेगा तभी पब्लिक तैयार होगी, पब्लिक को भरोसा होगा तभी वो तैयार होंगे, पब्लिक को लगेगा हाँ भाई इनके प्रोजेक्ट में दम है तभी वो पैसा लगाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो क्या हुआ, और देखो जहां इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा वहां फिर प्रॉफिट भी बहुत सारे होंगे, तो लोग लालच में आ जाते हैं कि भी लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्रॉफिट हो गए, अगर बिजनेस चल गया तो कोई दिक्कत नहीं। और हमारे आप जैसे लोग थोड़े ना इन्वेस्ट करेंगे लाखों करोड़ रुपए, ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास लाखों करोड़ रुपए ऐसे पेंडिंग में पड़े हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करे डूब भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी पब्लिक इन्वेस्ट करती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो उनका पैसा डूब भी जाता है तो ऐसा नहीं कि वो सड़क पे आ जाते हैं, उनके पास ऑलरेडी इनफ मनी होती है, तो कमाना और ज़्यादा सभी चाहते हैं। तो लिमिटेड कैपिटल की परेशानी को कंपनी में दूर कर दिया जाता है और जो प्रॉफिट्स हैं वो भी खूब सारे कमाए जा सकते हैं, इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस निकल के आता है। और एक और फायदा है, इनकॉर्पोरेटिंग अ बिजनेस एज अ कंपनी गिव्स यू लिमिटेड लायबिलिटी। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब ही होता है कंपनी बनाना। रजिस्टर वर्ड यूज होता है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए, अगर वर्ड इनकॉर्पोरेट लिखा हुआ है तो समझ जाओ कंपनी बना ली। इनकॉर्पोरेट वर्ड देख के समझ जाओ तुम, कॉर्पोरेट का मतलब ही होता है कंपनी, कॉर्पोरेट का मतलब ही होता है कंपनी। इनकॉर्पोरेट वर्ड देख के समझ जाओ कि कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ठीक है सर, इसमें ना लिमिटेड लायबिलिटी की फैसिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी।
बताया ना मैंने भी थोड़ी देर पहले, पब्लिक का पैसा लेकर के आप बिजनेस कर सकते हो, और जितना आपने बिजनेस में लगाया, अगर खुद भी लगाया थोड़ा बहुत अपनी पॉकेट से भी, ओनर्स ने, शेयर होल्डर्स ने, जिन्होंने कंपनी शुरू करी है, और तो उनका उतना ही पैसा डूबेगा जितना उन्होंने कंपनी में लगा रखा है। अगर उधारी ज़्यादा चढ़ जाती है तो उन्हें अपने घर से ला के कुछ नहीं देना। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म में बड़ी परेशानी है, अगर लॉस हो जाए तो मालिक के घर के बर्तन तक बिक जाएंगे, जब तक वो सड़क पे नहीं आ जाएगा, जब तक उसके तन पे 2 जोड़ी कपड़े छोड़ करके और कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, उसका सब कुछ बिकता रहेगा उधारी चुकाने के लिए। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसको दूर करने के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस आता है। जो भी लोग कंपनी को उधार देंगे वो ये जानते हुए उधार देंगे कि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी, अगर हमारा पैसा डूबा तो ये अपने घर से लाके कुछ नहीं देगा। कोई भी जो व्यक्ति कंपनी को चला रहा है, जो प्रमोटर है, जो डायरेक्टर है, वो अपने घर से ला करके कुछ नहीं देंगे। कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्टेड है बस वही डूबेगा, शेयर होल्डर्स का। ओनर कह लो या शेयर होल्डर कह लो, एक ही बात है। जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया उनका वही पैसा डूबेगा। अगर उधारी चढ़ जाती है उनके ऊपर तो उन्हें अपने घर से लाके कुछ नहीं देना, घर के बर्तन कपड़े बेचने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके सर, ओके, ठीक है जी। फिर एक प्रोफेसर है ने, उन्होंने कुछ परिभाषा दे रखी है, इसका होमवर्क मार्क कर लेना आप, होमवर्क में ले लो इसको। और हमारी और आपकी डेफिनेशन मैंने सादा भाषा में एक कंपनी को परिभाषित किया हुआ, बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, देसी भाषा में, थोड़ी और साडी भाषा में, उसको पढ़ लें एक बार जी। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। कंपनी का मतलब कुछ लोगों का समूह जो किस लिए काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए कमाएंगे प्रॉफिट? फॉर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, जो लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे, जो शेयर होल्डर होंगे उनके लिए। मतलब कुछ लोग पैसा लगाते हैं आपस में और उस पैसे से प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। अवेलिंग लिमिटेड लायबिलिटी, और उनकी संस्था के पास लिमिटेड लायबिलिटी की फैसिलिटी होती है, और उन्होंने लिया हुआ होता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एमसीए डिपार्टमेंट से। ऐसी संस्था को कंपनी कहा जाता है जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी की फैसिलिटी हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एमसीए से लिया हुआ हो, और जो ग्रुप काम कर रहा है उस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव हो प्रॉफिट्स कमाने का। ऐसी संस्था को कंपनी कहेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेन क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वरना पार्टनरशिप फर्म भी एक ऐसी संस्था है जहां पे कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। मेन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है सर, ये शब्द मेन है। ठीक है, ओके जी, ओके। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, सरकार की इनका सरकारी देखरेख में काम होता है, बिल्कुल सही। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की अलग पहचान होती है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब क्या होता है इसका सर? कंपनी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हो सकती है, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जा सकती है। पार्टनरशिप फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी बेची नहीं जा सकती, कंपनी के नाम पे खरीदी बेची जा सकती है, क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल पहचान होती है। कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड मैनेजमेंट। फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड मैनेजमेंट से अलग एक कंपनी की पहचान होती है। एक और फीचर है कंपनी का, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, but the company goes on forever. But the company goes on forever. Members may come, members may go, but the company goes on forever. For example, 4 लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू करी और कल को इनमें से एक चला गया, 3 बचे, कंपनी चालू रहेगी। एक और चला गया, 2 बचे, कंपनी चालू रहेगी। एक और चला गया, 1 बचा, कंपनी चालू रहेगी। एक और चला गया, कंपनी चालू रहेगी। सर एक और बिल्कुल चला जाए, कंपनी कैसे चालू रहेगी? अरे मतलब कहने का ये, इनकी जगह नए बंदे आ सकते हैं। चला कहाँ जाएगा? अपने शेयर किसी ना किसी को तो देके जाएगा। चला कहाँ जाएगा? अगर चला गया कंपनी से तो अपने शेयर किसी को तो देके जाएगा, कोई नया बंदा तो आएगा ही उसकी जगह। हाँ, तो जो लोग कंपनी को शुरू करते हैं अगर वो लोग भी कल को रिप्लेस हो जाएं पूरे तरीके से, नए बंदे आ जाएं, तब भी कंपनी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि जिन्होंने शुरू करी थी वही हमेशा रहने जरूरी है, ना ना ना। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा जरूरी है, इंडिविजुअल में ऐसा जरूरी है। इंडिविजुअल में एक बंदा है, अगर वो खुद ही जा रहा है बिजनेस छोड़ के तो कैसे चलेगा बताओ? फिर कौन आएगा? दूसरा आएगा तो वो तो दूसरा इंडिविजुअल होगा ना, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड दूसरा ही होगा ना, तो उसका अलग ही रजिस्ट्रेशन होगा। बिल्कुल, कंपनी का पैन अलग होता है। कंपनी का पैन कार्ड आधार कार्ड एक बार रजिस्टर हो गया, उनके नाम पे आ गया, तो मेंबर बेशक बदलते रहे, कंपनी वहीं स्थिर रहती है। ऐसी पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स के बीच में अगर एक पार्टनरशिप डीड बनती है, कल को कोई उनमें से चला जाए या नया पार्टनर आ जाए तो नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, फिर नई फर्म बनानी पड़ती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फर्म का। कंपनी में ऐसा नहीं है।
क्योंकि वो एक अलग एंटिटी, अलग पहचान है। मेंबर आते रहे जाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब है। कॉमन सील का मतलब कंपनी की स्टैंप होती है। एक लिमिटेड लायबिलिटी तुम्हें पता ही चल गया। कंपनी के मालिकों का जितना पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड है शेयर होल्डर्स का, वही डूब सकता है लॉस के केस में, नुकसान के केस में, उधारी के केस में। घर से किसी शेयर होल्डर को लाके कुछ नहीं देना, घर बेचने की जरूरत नहीं, बर्तन बेचने की जरूरत नहीं, कपड़े बेचने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। शेयर होल्डर अलग हो सकते हैं और मैनेजमेंट अलग हो सकती है कंपनी में। पैसा लगाने वाले लोग अलग होते हैं, उसे चलाने वाले अलग होते हैं। इंडिविजुअल बिजनेस में क्या होता है, मेरा एग्जांपल ले लो, मैं ही पैसा लगा रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ बिजनेस को। सेम पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनर ही पैसा लगाते हैं, वही बिजनेस को देखते हैं, वही चलाते हैं। कंपनी में बिल्कुल अलग हो सकता है। पैसा लगाने वाले लोग शेयर होल्डर और कंपनी को चलाने वाले लोग मैनेजमेंट बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। क्योंकि कंपनी में पैसा वो लोग लगाते हैं जिनके पास पैसा होता है, और कंपनी को चलाते वो लोग हैं जिन्हें चलाने की स्किल और जानकारी होती है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को चलाना हर उस व्यक्ति के काबिल नहीं हो सकता है, हर उस व्यक्ति उस काबिल जो पैसे लगाने वाला हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पैसा है एक व्यक्ति के पास, लेकिन उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की नॉलेज और स्किल्स नहीं है, तो क्या हम उससे कहें तो पैसे ही मत लगा कंपनी में? हम कहेंगे नहीं नहीं ठीक है यार, आजा तू पैसा लगा, नॉलेज और स्किल के लिए और बंदे ले आते हैं, उनको हायर कर लेते हैं, तू मालिक बन जा पैसे लगा के। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मुंबई इंडियंस का उदाहरण देता हूं मैं आपको। मुंबई इंडियंस का पता है आपको? मुंबई इंडियंस रिलायंस की एक कंपनी है, रिलायंस की एक कंपनी है, इंडिया विन स्पोर्ट्स नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं आपको, बट आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मुंबई इंडियंस एक कंपनी है, रिलायंस की ही कंपनी है, रिलायंस ग्रुप की है वो। अब अंबानी जी जो है हमारे अंबानी जी, उनके पास पैसा था कि वो एक आईपीएल टीम बनाए, आईपीएल टीम बनाएंगे तो वहां से फिर टी शर्ट्स पे स्पॉन्सरशिप मिलेगी और एडवर्टाइजमेंट से खूब पैसा कमाएंगे। ये आइडिया था उनके पास। हाँ बिल्कुल आइडिया था, पैसा भी था उनके पास, पैसा भी था, इसलिए वो बन गए ओनर, शेयर होल्डर। उन्होंने कंपनी बना के पैसा लगा दिया, उसमें जो भी पैसा चाहिए टीम बनाने में मैं दूंगा। लेकिन उन्हें क्रिकेट की जानकारी नहीं, वो क्रिकेट की जानकारी वो कम है। अगर उन्हें क्रिकेट टीम बनाने के लिए कह दिया जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कहेंगे रोहित शर्मा को टीम में मत लो, बॉल बाहर मारता है, बार बार जाके लेके आनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है। पुजारा को ले लो, कभी आउट ही नहीं होता। तो अगर उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें तो T20 की टीम बनानी नहीं आती ना, वो ऐसी बातें करेंगे फिर। इसीलिए कंपनी में पैसे लगाना एक बात है, चलाना एक बात है। इसलिए उन्होंने एक मैनेजमेंट की टीम हायर करी जो चलाएगी उस कंपनी को। आपने कभी अंबानी जी को स्वयं बैठे हुए देखा बोली मैं आईपीएल की में? नहीं। ठीक है, वहां पे वो लोग आते हैं जिन्हें क्रिकेट की जानकारी, उन्होंने अपॉइंट कर रखा है उनको। तो चलाना अलग है, पैसे लगाना अलग है कंपनी के केस में। ठीक है सर, ठीक है। नॉट अ सिटीजन, कंपनी कोई जीता जागता पर्सन नहीं है। कंपनी की सेपरेट एंटिटी है नो डाउट, बट कंपनी कोई जीता जागता पर्सन नहीं है, कोई हमारी और आपकी तरह चलता हुआ इंसान नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर बताया थोड़ी देर पहले मैंने, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। जो शेयर खरीदे जाते हैं कंपनी, वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं दूसरे के नाम पे। ऐसा नहीं खरीद लिए तो खरीद लिए तो खरीद लिए तो खरीद लिए, फिर चाहे एक रुपए का डिविडेंड ना मिले बेच के नहीं जा सकते, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। फिर तो ब्लॉक नहीं करवाती कंपनी आपका पैसा। आप कहते हो किसी दूसरे को बेच के निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई खरीदार मिल रहा है तो। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है हर कंपनी को अपने खाते बनाने पड़ेंगे, टाइमली पीरियोडिकली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से, चंगे तरीके से एकदम। और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी सीए से हर कंपनी को, हर कंपनी को, चाहे उसका टर्नओवर 1 रुपये है, चाहे 1 लाख, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 लाख करोड़ है, सीए से ऑडिट करवानी पड़ेगी। राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब moneycontrol.com एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाओगे, देश की किसी भी कंपनी के आपको P&L, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन का पता चल जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन का पता चल जाएगा अगर आप moneycontrol.com की वेबसाइट पे जाते हो तो। यही है राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। कंपनी की इन्फॉर्मेशन पाने का अधिकार होता है जनरल पब्लिक को किसी भी कंपनी में। क्यों? अरे लोग इन्वेस्ट करेंगे तो जानना भी चाहेंगे ना फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चल रही है, इसलिए अधिकार भी होता है। ओके सर, ओके। तो नेमनिक कोड है सिप कोला बिटसी है सर, ये क्या बना दिया आपने दोस्त? S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, I फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, C फॉर कॉमन सील, O फॉर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, A फॉर ऑडिट, B फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, I फॉर इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, C फॉर सिटीजन नहीं है वो, सिटीजन नहीं है वो। तो ये बना सिप कोला बिटसी। सिप मारो कोला का और बिटसी यानी बिटकॉइन में पैसे लगाओ। ओह माय गॉड, सिप कोला बिटसी, ये नेमनिक कोड है। हमने एक एक अक्षर उठा लिया पूरी लाइन से और याद करने के लिए हमारे पास आसानी हो गई। सिप कोला बिटसी, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ अ कंपनी।
टाइप्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के क्या क्या टाइप्स हैं ये देख करके हमें चलना है माय डियर फ्रेंड्स, ये देख करके हमें चलना है। आओ जरा देखते हैं कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं। ये चार चीज़ों पर, चार बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हैं। लायबिलिटी के बेसिस पर कंपनी के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन के आधार पर कंपनी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कंट्रोल के आधार पर कंपनी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, और साइज के आधार पर कंपनी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। साइज के आधार पर अलग अलग प्रकार का मतलब स्मॉल, मीडियम और लार्ज। टर्नओवर कुछ होती है, बेसिस क्राइटेरिया होता है एक, याद करने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं। बिल्कुल कम टर्नओवर है स्मॉल कंपनी, मीडियम टर्नओवर है मीडियम कंपनी, बहुत ज्यादा टर्नओवर है लार्ज कंपनी कहलाएगी। ठीक है सर, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, सरकारी कंपनी, सारे शेयर सरकार ने खरीद रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे, सारे नहीं कहना चाहिए, 50 से ज्यादा परसेंट है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सरकार की है, तो वो कंपनी सरकारी कंपनी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कल को रिलायंस के 51% या उससे ज्यादा शेयर सरकार खरीद ले, मोदी सरकार, तो रिलायंस की मालिक मोदी सरकार बन जाएगी, फिर उस पर पूरा कंट्रोल किसका हो जाएगा, मोदी सरकार का। होल्डिंग कंपनी का मतलब अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी ए लिमिटेड, ये एक कंपनी बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स, 51% और मोर शेयर्स किसने खरीद रखे हैं, ए लिमिटेड ने। किसने खरीद रखे हैं, ए लिमिटेड ने, 51% और मोर शेयर। तो ए लिमिटेड कहलाएगी होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड पर जिस कंपनी का होल्ड है, पकड़ है, ए लिमिटेड, वो कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, और बी लिमिटेड कहलाएगी उसकी सब्सिडरी कंपनी। बी लिमिटेड कहलाएगी उसकी सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है सर, सब्सिडियरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब बताता हूं, ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड के भी 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं, सी लिमिटेड के भी 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रखे हैं, तो ए लिमिटेड बी के लिए भी होल्डिंग है, सी के लिए भी होल्डिंग है। बी लिमिटेड ए की भी सब्सिडरी है और सी लिमिटेड भी ए की सब्सिडरी है। बी लिमिटेड भी ए की सब्सिडरी है और सी लिमिटेड भी ए की सब्सिडरी है, और बी और सी का आपस में रिश्ता बनेगा एसोसिएट कंपनी का। ओहो, एक ही होल्डिंग की दो सब्सिडरी कंपनियां आपस में कहलाती हैं एसोसिएट कंपनी, आपस में कहलाती हैं एसोसिएट कंपनी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मैंने बताया कंपनियों में क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर पैसा डूबा तो ओनर्स का वही पैसा डूबेगा जो कंपनी में लगा हुआ, घर से कुछ नहीं ला के देना, घर का कुछ नहीं डूबेगा। ठीक है सर। अब इसमें भी दो तरीके की होती हैं, लिमिटेड कंपनियां और अनलिमिटेड कंपनियां। अनलिमिटेड कंपनियां कौन सी हैं, अनलिमिटेड कंपनियां वो कंपनियां हैं अगर पैसा डूबा तो मालिक के घर के बर्तन बिकेंगे। सर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, आप तब से यही कहते आ रहे हो कि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी की फैसिलिटी होती है, अगर पैसा डूबेगा तो घर से कुछ नहीं लाना, और आप अचानक से अब ये बात कर रहे हो कि पैसा डूबा तो घर से लाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने एक कंपनी बनाई लिमिटेड लायबिलिटी के साथ, और वो ये कह के चल रहा है लाओ भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करो, और अगर डूबा तो इतना ही पैसा मिलेगा जितना इन्वेस्टेड है कंपनी के अंदर, वही पैसा डूबे। ठीक है, और लोन लेने जा रहा है वो, कंडीशन रिपीट करता हूँ, कंडीशन रिपीट करता हूँ, मजा नहीं आया, कंडीशन रिपीट करता हूँ, सुनो अब दोबारा से सुनो। मैं हूं और मेरे 4 दोस्त हैं, हमारे दिमाग में एक प्रोजेक्ट है बहुत बढ़िया, हमारे दिमाग में एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। ठीक है सर, हमारे दिमाग में प्रोजेक्ट है 1 करोड़ रुपए का, अब अमाउंट कम ही रख रहा हूं, अमाउंट कम ही रख रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का दिमाग में प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम चारों इन्वेस्ट कर पा रहे हैं वहां से 10 लाख रुपए, हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। हमने अपना प्रोजेक्ट जनरल पब्लिक को सुनाया, हमने कहा 40 लाख रुपए की फंडिंग और ले ली उनसे, टोटल 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, हमने जनरल पब्लिक को सुनाया, उनमें से बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत को नहीं भी आया, बहुत लोगों को भरोसा हुआ, बहुत को नहीं भी हुआ। वहां से हमने 40 लाख की फंडिंग अरेंज कर ली। पब्लिक से 40 लाख की फंडिंग का मतलब है हमने पब्लिक से कहा कि भाई जब प्रॉफिट होंगे तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा, तुम भी मालिक, हम तो मालिक हैं ही हैं, तुम भी मालिक, जब प्रॉफिट होगा तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। अब बचे 50 लाख, अब बचे 50 लाख के लिए पब्लिक तैयार नहीं हो रही, कोई और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। अब हम जाते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, बैंक के पास उधार लेने के लिए, हम जाते हैं बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास उधार लेने के लिए, और उनको हम अपनी कंपनी के कागज दिखाते हैं। वो कंपनी के कागज तो मांगेंगे ही आपसे कि नहीं मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। वो ये तो देखना चाहेंगे कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, बिल्कुल। हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया बैंक वालों को, बैंक वाले उसमें देखे और चकित रह गए, उसमें लिखा हुआ था लिमिटेड लायबिलिटी। बैंक वाले कह रहे हैं कि अरे मतलब हम तुम्हें उधार दे दें, उससे तुम बिजनेस करो, और अगर डूब गया पैसा
तो जितना शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्टेड है वही वापस मिलेगा हमें, मतलब हमारा पैसा खतरे पे है, तो अपने घर से लाके कुछ नहीं दोगे, मतलब तुम ये गारंटी नहीं दे रहे कल को अगर नुकसान होता है तुम हमें कुछ मदद करोगे, अपने घर से लाके उधारी चुकाओगे, जो कंपनी में पैसा मौजूद होगा बस वही दोगे हमें वापस। तो ऐसा में तो हमारा पैसा खतरे पे, मना कर दिया उन्होंने, फंडिंग देने से मना कर रहे हैं वो लोग। अब बताओ क्या किया जाए। तो एक ऑप्शन होता है, अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी बनाना चाहे तो बना सकता है, अगर उसे ऐसी परेशानी आ रही है तो वो अपनी अनलिमिटेड कंपनी बना ले। हालांकि फंडिंग मिल जाती है लिमिटेड कंपनीज को भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसी कोई मार्केट में हाहाकार नहीं मच रहा हुआ, कोई परेशानी नहीं है, मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल रही है आपको फंडिंग, आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा बैंक वालों को बिल्कुल भी पसंद, पहली बात तो बैंक वालों को लिमिटेड लायबिलिटी होने के बाद भी अगर आपके प्रोजेक्ट पर भरोसा दिख रहा है और तो वो फंडिंग कर देंगे, तो वो फंडिंग कर देंगे, थोड़ा बहुत कोई एसेट गिरवी रख लेंगे, सिक्योरिटी रख लेंगे, फंडिंग कर देंगे आपकी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये थोड़ी है कि आप एसेट भी गिरवी नहीं रखोगे कुछ, तो गिरवी रख के फंडिंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा है फंडिंग आपको, तो एक ऑप्शन है, फिर आप अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो जाएगा कि आप ये कह रहे हो बैंक वालों से पैसा डूबा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारी घर से ला के भी देंगे, फिर वो फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन ये भी होता है। ठीक है सर, तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी दो तरीके की कंपनी हो गई, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड कंपनी में भी आगे और प्रकार हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का मतलब है शेयर होल्डर्स के जितने पैसे कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उनकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है। अगर नुकसान हुआ तो शेयर होल्डर के पैसे जो कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उसी पैसे को निकाल के उधार वालों को दे दिया जाएगा। नुकसान का मतलब पता है क्या होता है, उधारी है सर पे कंपनी के और चुकाने के लिए पैसा नहीं, ये होता है लॉस का मतलब, उधारी है सर पे पैसा नहीं चुकाने के लिए। तो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का मतलब है जो उधारी मंडरा रही है ना सर पे, अगर कंपनी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है कि घाटे हो गए और उधार चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो मालिकों का, शेयर होल्डर का जितना पैसा कंपनी में कैपिटल के तौर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस शीट में, वो उठा के उन्हें दे दिया जाएगा, भले ही वो कम पड़े ज्यादा पड़े, वो उठा के उन्हें दे दिया जाएगा, भले ही वो कम क्यों ना पड़े। उससे अलग कुछ भी घर से ला के नहीं देना शेयर होल्डर्स को। ये होता है लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का मतलब। लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है सर, शेयर होल्डर कंपनी में शुरू में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करते। जो लोग कंपनी को स्टार्टिंग करते हैं वो 1 रुपया भी नहीं इन्वेस्ट करते, मतलब शेयर होल्डर बनते ही नहीं है, शेयर होल्डर कहना ही नहीं चाहिए। अगर 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रहे वो शेयर होल्डर ही कहेंगे। तो सर फिर क्या होता है, वो इतना कह देते हैं अगर कंपनी में ऐसी सिचुएशन भविष्य में आती है कि भाई घाटे हो गए और चुकाने के लिए, उधारी चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम 1 लाख रुपए तक ला करके कंपनी की मदद कर देंगे। उस टाइम पे उन्होंने एक फिक्स अमाउंट की गारंटी दे दी, आज नहीं दे रहे पर आज गारंटी दे रहे हैं खाली कि भाई 1 लाख रुपए अगर इस कंपनी की सिचुएशन फंसती है तो दे देंगे बुरे वक्त में। आज गारंटी दे दी, पैसे नहीं दिए, वो कंपनी बन जाएगी लिमिटेड बाय गारंटी। जिन्होंने आज पैसे भी दे दिए और कह दिया इससे बिजनेस करो, नुकसान होता है तो ये पैसे उधारी वालों को चुका देना, इससे अलग मांगना मत हमसे, तो वो बन गया लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। ठीक है सर, अब लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में आगे अपने प्रकार हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट मतलब जहाँ पे कुछ ही लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने प्राइवेटली सारे कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। और पब्लिक कंपनी जहाँ पे जनरल पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे जनरल पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक कंपनी के भी 2 प्रकार हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड। लिस्टेड का मतलब जो पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है, जिनके शेयर्स ट्रेड होते हैं, जिन पब्लिक कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, हर सेकंड बिकते हैं, हर सेकंड खरीदते रहते हैं, हर सेकंड शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर, जो पब्लिक कंपनियां लिस्टेड नहीं, उन्हें कहते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। जिनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड नहीं होते, हर समय बिकने के लिए मौजूद नहीं होते, उन्हें कहते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में भी एक है ओपीसी 1 पर्सन कंपनी और नॉन ओपीसी। एक अकेले बंदे ने कंपनी बनाई है 1 पर्सन कंपनी, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई है, सभी शेयर्स उन्हीं लोगों के पास हैं, तो प्राइवेट कंपनी नॉन ओपीसी कहलाएगी। वो प्राइवेट कंपनी नॉन ओपीसी। ठीक है सर, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर 3 है, रजिस्टर्ड, चार्टर्ड और स्टैट्यूटरी कंपनीज। रजिस्टर्ड का मतलब वही हो गया इनकॉर्पोरेटेड। चार्टर्ड का मतलब किसी गैजेट के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कराया। पुराने टाइम में जब एमसीए नहीं था, तो क्या था उस समय पर, ये देखो, अब इस वाली लाइन पे आते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था तो उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। उससे भी पहले जो अगर कंपनीज एक्ट 2013 में किसी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है, अगर उससे पुरानी कोई कंपनी हो तो उसने कंपनीज एक्ट 1956 में कराया होगा। 1956 से भी पुरानी कोई कंपनी हो तो उस समय पे एक्ट नहीं था, उस समय पे राजा महाराजा के यहाँ जाके कंपनी का सर्टिफिकेट लिया जाता था। तो ऐसी कंपनियों को चार्टर्ड कंपनियां कहते थे। राजा महाराजा फिर अपने यहाँ गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाल दिया करते थे, राजपत्र में घोषणा कर दिया करते थे कि इस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ठीक है सर, ठीक है।
और स्टैट्यूटरी कंपनी जिन्हें कोई स्टैट्यूट गाइड करके चले, जैसे इंश्योरेंस कंपनी जिन्हें इंश्योरेंस एक्ट गाइड करता है, जैसे बैंकिंग कंपनी जिन्हें बैंकिंग एक्ट गाइड करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट गाइड करता है। ठीक है सर, चलो तो आगे बढ़ते थोड़ा सा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, देखो दोस्त, ये आप स्टडी मटेरियल में जाओगे ना, ये नहीं मिलेगा टॉपिक आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के चैप्टर में स्टडी मटेरियल में जाओगे तो ये आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के नाम से वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को जाने, समझें और देखें, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, CEO कौन होता है, CFO कौन होता है, MD कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं, ऑपरेशनल ऑफिसर कौन होता है, और इनकी तनख्वाह क्या होती है, और किसका रोल क्या होता है, और किसे किस पोजीशन में रखा जाता है, कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है। बड़ी भसड़ है दिमाग, बड़ी भसड़ है दिमाग। तो इस एक छोटे से चार्ट से सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो मैंने कहा क्यों ना ये 2 मिनट इस पर भी चर्चा कर ली जाए, 2 की जगह 10 लग जाएंगे, क्या पता कि हमेशा के लिए पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नहीं, प्रैक्टिकली पता होना चाहिए भाई, देश की नंबर 1 डिग्री लेने जा रहे हो और ये ना पता हो, देश की कंपनियां चलाओगे और ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ना पता हो, कितनी बुरी बात है। तो मैंने कहा अब नहीं तो कभी नहीं, फाइनल में तो वैसे ही कोई नहीं सिखाएगा आपको, इतना कहाँ समय रखा है फाइनल में, फाइनल की फैकल्टी के पास ये सब सिखाने के लिए आपको, इसीलिए हम आपको सिखा करके चल रहे हैं। ये है कंपनी, COMPANY, कंपनी। कंपनी में सबसे ऊपर कौन होता है? सर आपने लिख रखा है शेयर होल्डर। मैं कहता हूं शेयर होल्डर से ऊपर भी एक व्यक्ति है। कौन? यहां पे प्रमोटर, जिसके दिमाग में कंपनी चलाने का आइडिया होता है, प्रमोटर। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस की शुरुआत किसने करी? आइडिया किसका था कि रिलायंस नाम से एक कंपनी बनाई जाए? धीरू भाई अंबानी। तो सबसे ऊपर तो हम धीरू भाई अंबानी को कह करके चलेंगे, जिनके दिमाग में कंपनी का आइडिया आया, जो प्रमोटर बने, जिन्होंने कंपनी को बनाना प्रमोट किया, कंपनी को बनाने का आइडिया आगे बढ़ाया, प्रमोट किया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट जिन्होंने कराया। MCA पे जाके जो व्यक्ति कंपनी के नाम से सर्टिफिकेट लेता है, कंपनी को जन्म देता है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी की पहचान बनाता है, उसे क्रिएट करता है, वो प्रमोटर है। ठीक है सर। उसके बाद जो फिर उसमें पैसा लगाते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। सबसे ऊपर फिर जन्म देने के बाद उस व्यक्ति का अधिकार आता है कंपनी में, जो पैसा लगाता है कंपनी में, जिन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। सबसे पहले प्रमोटर, प्रमोटर के बाद शेयर होल्डर। अच्छा, क्या प्रमोटर और शेयर होल्डर सेम हो सकते हैं? हाँ, अगर धीरू भाई अंबानी ने आइडिया देके कंपनी को जन्म दिया और वो अपनी पॉकेट से कुछ इन्वेस्ट भी कर दे तो वो शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, कोई मनाही थोड़ी है। प्रमोटर एंड शेयर होल्डर कैन बी द सेम पर्सन, प्रमोटर एंड शेयर होल्डर कैन बी द सेम पर्सन ऑल्सो। ठीक है, कंपनी को जन्म दे दिया गया, उसमें पैसा लगा दिया गया। अब क्या होना है? अब कंपनी को चलाना है। कंपनी बन चुकी है, उसमें पैसा भी आ चुका है लगाने के लिए, अब उस पैसे को एग्जीक्यूट करना है, पैसे की इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना है, अब कंपनी को चलाना है। बन चुकी, पैसा भी आ गया, चलाना है, अब कंपनी को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? इन लोगों की, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। 4 लोगों की जरूरत होती है, चेयरमैन, MD, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इन चारों को मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। इन चारों को मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। कैसे सर? अब बताओ। जैसे रिलायंस में जो हमारे चेयरमैन हैं वो मुकेश अंबानी जी हो गए, ठीक है। फिर उनके नीचे MD, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये 4 पोस्ट होती हैं। इनका क्या काम है? कंपनी को चलाना। कैसे चलाएंगे कंपनी को? कंपनी के लिए क्या पॉलिसी बनानी है, अगले 3-4 साल कंपनी को किस दिशा में ले जाना है, ये पॉलिसी बनाने का काम करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर। पॉलिसी ड्राफ्ट करने का, भविष्य देखने का काम करेगा कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, इस काम में ये मदद किसकी लेगा? एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। इस काम में ये मदद लेगा एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो लोग, पहले तो डायरेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्टर का मतलब होता है दिशा दिखाने वाले लोग, कंपनी को आगे बढ़ाने वाले लोग। अब उनमें मैनेजिंग डायरेक्टर कह लो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह लो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह लो, ये सब लोग कंपनी को दिशा दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं कंपनी को। डायरेक्टर का मतलब कंपनी को चलाने वाले लोग। उनमें सबसे ऊपर MD होता है जो पॉलिसी बनाता है, जिसमें वो मदद लेता है किसकी? एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन? जो कंपनी के ऑफिस में आए, पूरे दिन वहीं पे रहें और वहीं पे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, अपना समय वहीं लगाएं, कंपनी को समय देके चलें, फुल फिटूस कंपनी को समय देके चलें। नॉन एग्जीक्यूटिव जो पार्ट टाइम आते हैं, कभी कभी आते हैं, नहीं आते ऑफिस, घर से ही काम करते हैं, वो लोग पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर ऐसे लोगों की क्यों जरूरत पड़ती है हमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की? इनके पास भी नॉलेज होती है यार,
हम इनसे कहते हैं कि अगर ठीक है यार, हमें जब जरूरत होगी जब बुला लेंगे, पार्ट टाइम में आ जाना आप, नॉलेज इनके पास भी होती है, नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो बहुत बिजी लोग होते हैं ऑलरेडी, तो उनका जितना कम समय भी अगर हमें मिल जाता है वो भी यूज़फुल हो जाता है हमारे लिए, तो हम उन्हें भी अलाउ करके चलते हैं। और चेयरमैन वो बंदा है जो इस पॉलिसी को अप्रूव करता है, जो हेड होता है, जो पॉलिसी को देखता है, उसमें कोई चेंजेस वेंजेस करने होते हैं वो करता है, वो चेयरमैन बनता है वो बंदा। ठीक है सर, ओके जी। फिर और 4 लोगों की जरूरत पड़ती है हमें, CEO, CFO, CO और अदर्स। इनको हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों है? CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जरूरत क्यों है? MD और CEO साथ मिलके ही उस पॉलिसी को फिर एग्जीक्यूट करते हैं। पॉलिसी बनाने का काम किसका हुआ? नोट्स गायब हो गए, 1 मिनट। पॉलिसी बनाने का काम किसका हुआ आप बताओ? सर ये हो गया MD का काम। फिर उस बनी हुई पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, बनाना एक तरफ है, एग्जीक्यूट करना एक तरफ है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, माय डियर फ्रेंड्स आपको। जैसे रिलायंस ने एक पॉलिसी बनाई जियो के लिए कि भाई फ्री में बांटेंगे सिम्स, फ्री में बांटेंगे सिम्स कुछ साल तक, तो ये हो गई पॉलिसी बनाना। ये फ्री में बांटने की पॉलिसी कैसे कैसे बटेगी, कहाँ कहाँ जाएगी, किस राज्य में कितनी सिम्स जाएंगी, ये सब काम है किसका? ये सब काम हो गया आपका यहाँ पे MD का, ठीक है। और इसमें CEO भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऐसी बात नहीं है पॉलिसी ड्राफ्टिंग में। कुल मिला के MD और CEO सेम समान से ही पोस्ट पे हो जाते हैं। इनका काम है पॉलिसी ड्राफ्ट करने का और फिर उसको एग्जीक्यूट करने का, फिर उस फ्री सिम बांटना और एग्जीक्यूट करना, और प्रैक्टिकली फ्री में सिम्स बट रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है नहीं, इसको देखना, ये सब MD और CEO का काम होता है मिला जुला। ठीक है सर। और पॉलिसी को CFO से अप्रूव कराया जाता है पहले कि भाई अगर आप सिम फ्री में बांटोगे तो आपकी कंपनी में इतने फाइनेंस या फंड्स हैं भी या नहीं, तो ये कौन बताएगा? फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और CEO उसकी हेल्प के लिए होता है, CFO के लिए। और भी कुछ लोग अगर आप छोटे मोटे रखना चाहें, मैनेजर्स वगैरह, वो सब आपको फिर अदर्स में मिलेंगे। ये मैनेजर्स वगैरह नीचे की पोस्ट में मिलते हैं, ये अदर्स में आते हैं फिर बिल्कुल नीचे। ठीक है सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉरपोरेट का, एक कंपनी का स्ट्रक्चर रहता है पूरे तरीके से। जी सर। द फाउंडर प्रमोटर इज द पर्सन हु विद एन आइडिया गेट्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, दीज इनकॉर्पोरेशन चार्जेस आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो आपको ये तो पता चल गया, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं उन्हें हम प्रमोटर कह करके चलते हैं। एक बात और बता दी जाए आपको, प्रमोटर कंपनी को जन्म देते टाइम इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, MCA पे जाके इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो वहाँ पे कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, CA, CMA के साइन लगते हैं किसी भी एक के, उनको फीस देनी पड़ती है। तो ये सब खर्चे करने पड़ते हैं किसको? प्रमोटर को। इन खर्चों को क्या नाम दिया जाता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन्हीं खर्चों को कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये वर्ड याद रख के चलिएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक समाप्त होता है, मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। दिस इज ओवर माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीटली फिनिश्ड। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। पढ़ते हैं जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई इस टॉपिक को दोस्त, बहुत कीमती है और आगे ले जाएगा चैप्टर में। अब आपको ये आगे ले जाएगा ये टॉपिक। एवरी कंपनी is required to prepare its financial statements and keep them at their registered office। कह रहे हैं हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, हर कंपनी को अकाउंटिंग करना जरूरी है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सब बनाना हर कंपनी को जरूरी है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कह सकती कि हम तो छोटी कंपनी, अभी 150 की सेल हो रही है, 1000 की सेल हो रही है, हम अकाउंटिंग नहीं करना चाहते। 1 रुपये की भी सेल अकाउंटिंग करो, कंपनीज एक्ट कहता है, जरूरी है, मैंडेटरी है। तुम कंपनी हो, कंपनी कितनी भी सेल करो, अकाउंटिंग करना जरूरी है। एंड अकाउंटिंग करने के बाद जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, उन्हें कहाँ रखना है? एट देयर रजिस्टर्ड ऑफिस। MCA पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते टाइम ये भी बताना होता है, फॉर्म में भरना होता है कि कंपनी का एड्रेस कहाँ पर है, कहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है, कहाँ पे बैठ के धंधा हो रहा है। तो उसी जगह पे फिर अकाउंटिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रखे जाने चाहिए, उसी जगह पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मौजूद होने चाहिए, अलॉन्ग विद देयर रेलिवेंट सपोर्टिंग नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ अगर कुछ वर्किंग नोट्स या डॉक्यूमेंट्स भी है वो भी वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस पर। तो अकाउंटिंग करना जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखना भी जरूरी है। ठीक है सर। अब सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आप बार बार कहे जा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैसे बनती है वो? क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनके रिलेटेड नोट्स, ये होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर हमें 11th क्लास में सिखाया गया था ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। हाँ, उससे आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है।
उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, वर्किंग नोट्स, वो भी कैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा कहलाते हैं। और एक और चीज़ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सोकी, SOCE सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या मतलब है सर इसका? दोस्त पहले तो इक्विटी का मतलब जानना जरूरी है आपका। हाथ खड़े करो, कौन प्यारे बच्चे मुझे इक्विटी बताएंगे? कौन है प्यारे बच्चे जो मुझे इक्विटी का मतलब बताएंगे? सर हम बताएंगे सर, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, 12th में पढ़ा था, पहली बार देखा था जब हम छोटे बच्चे थे, 12th क्लास में पढ़ते थे तब हमने देखा था इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। नो, गलत। इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल बिल्कुल अलग अलग हैं। इक्विटी में तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस भी आ जाते हैं। इन तीनों को मिला करके नाम दिया जाता है इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, तीनों को मिला करके नाम दिया जाता है इक्विटी। माय डियर फ्रेंड्स, तीनों को मिला करके इक्विटी नाम दिया जाता है। ओहो हो। अच्छा, तो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई या घट गई, क्या चेंजेस आए। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या चेंजेस आए, बढ़ गई या घट गई, बढ़ी तो कितना, घटी तो कितना, और रिजर्व सरप्लस में भी इसी तरीके से। उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये भी बनाना मैंडेटरी है कुछ कंपनियों के लिए, तो ये भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हिस्सा है। अब सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी लिख रखा है। ये कौन सी कंपनियां बनाती हैं? सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनियां। सेक्शन 8 कंपनियां यानी जो चैरिटी के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, NPO जो है। सर NPO भी कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। NPOs का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी MCA पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उन पे टैक्स भी नहीं लगता। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, उन पे टैक्स भी नहीं लगता। तो वो कंपनियां P&L थोड़ी ना बनाएंगी। NPOs प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, वो क्या बनाती है? इनकम एक्सपेंडिचर फाउंडेशन से जानते हो तुम, तो ये उनके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है सर। और कैश फ्लो स्टेटमेंट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को ना भी बनाए तो चलेगा, मैंडेटरी नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर ना भी बनाए तो चलेगा। कौन कौन सी कंपनियां हैं ऐसी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना भी बनाए तो कंपनीज एक्ट कहता है कोई दिक्कत नहीं, मत बनाओ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी नई प्राइवेट कंपनी, डोरमेंट कंपनी जो बंद हो चुकी है ऐसे मान लो, डोरमेंट कंपनी जो बंद हो चुकी है, होने वाली है ऐसे मान लो। ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलो, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम। एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अलाउड। ये बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ये सब आप टैली में बना सकते हैं। टैली का नाम सुना? और बना क्या सकते हैं, बनाते ही हैं टैली में। कंपनीज एक्ट इजाजत देता है, और इजाजत देगा कैसे नहीं, इजाजत देगा कैसे नहीं, परमिशन देगा कैसे नहीं। इंडियन पिक्चर देखिए, इंडियन पिक्चर में वो सनी देओल DSP होता है, उससे परमिशन लेने के लिए 2 नेता आते हैं। तो पहले नेता को पीट के भगा देता है, दूसरा नेता बाहर इंतजार कर रहा था, कहता है मिल गई परमिशन, तो अपनी इज्जत बताते होते कहता है परमिशन देगा कैसे नहीं, हम इस एरिया के इतने बड़े प्रधान हैं, परमिशन देगा कैसे नहीं। तो कंपनीज एक्ट परमिशन देगा कैसे नहीं टैली के लिए, क्योंकि टैली इतनी बड़ी प्रधान है अपने आप में। टैली तो पूरे इंडिया में चल रही है, सॉफ्टवेयर है, पूरे इंडिया में टैली तो है जहाँ पर अकाउंटिंग की जा रही है, तो कंपनीज एक्ट को देना पड़ेगा, इजाजत देनी पड़ेगी। तो कंपनीज एक्ट ने क्या रखा है, कंपनियों अगर तुम पेन पेपर की जगह टैली में अकाउंटिंग करती हो, अलाउड है हमारी तरफ से पूरी तरीके से। और 99.99% कंपनियां टैली में ही करती हैं, 100% ही करती हैं यार, 99 भी नहीं कहना चाहिए, 100% कंपनियां टैली में अकाउंटिंग करती हैं। अकाउंटिंग का मतलब ही टैली आज की डेट में। टैली के अपने फायदे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में टैली में अकाउंटिंग करने के अपने फायदे हैं। क्या? जर्नल एंट्री करो बस, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो अपने बना के देता है वो सॉफ्टवेयर। ओ माय गॉड, है सर ऐसी बात है क्या? बहुत जल्द सीखोगे, आर्टिकलशिप में आओगे जब। नहीं तो हमारा कोर्स है, वो कर सकते हैं आप, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग एंड असेसमेंट स्किल्स, ATE करके हमारा कोर्स है। इसमें हम यही सब सिखाते हैं, GST, TDS, इनकम टैक्स, ROC, कंपनीज, अकाउंटिंग, टेली प्राइम, पूरा टेली का सॉफ्टवेयर, सब कुछ वही सिखाते हैं, वो भी कर सकते हैं। सर इससे रिलेटेड जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? हमें मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, 8851007100, यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके सर जी। चलो, उसके बाद कुछ नोट्स और हैं, इन पर और ध्यान दे करके चलो जरा। पहला नोट, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी एंड गाइडेंस नोट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करनी है और गाइडेंस नोट को भी ध्यान में रखते हुए। जैसे AS2 है, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री कहता है कि अगर आप कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या P&L में क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो वहां पे आपको लिखना है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे लेकर के चलना है। यही रूल है इन्वेंट्री को वैल्यू करने का, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो उसको फॉलो करके हुए ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करनी है। ऐसे गाइडेंस नोट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद
P&L और बैलेंस शीट का कंपनियों के लिए क्या फॉर्मेट होगा, ये शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, विच इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर एवरी कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनियों के लिए जो P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया वो हर कंपनी को फॉलो करना अनिवार्य है। कोई भी कंपनी उससे अलग फॉर्मेट में P&L बैलेंस शीट नहीं बना सकती, बनाएगी तो जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा, कंपनी को पेनल प्रोविजंस भुगतने पड़ेंगे। ठीक है सर, कहां बताया गया, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में बताया गया कि कंपनियों के लिए P&L और बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट रहेगा, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में। अब ये शेड्यूल किस बला का नाम है सर, जैसे आपकी बुक है, आपकी बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर हैं, ऐसी कंपनीज एक्ट में अलग अलग शेड्यूल्स हैं, तो इनमें से एक शेड्यूल है शेड्यूल 3 जिसमें फॉर्मेट लिखा हुआ है। ठीक है सर, हर कंपनी को फॉलो करना है वो फॉर्मेट एक्सेप्ट बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। क्यों, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी कंपनीज है। बैंकिंग कंपनियों को गाइड करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो अपना फॉर्मेट अलग बता के चलता है। इंश्योरेंस कंपनीज को गाइड करता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, वो उसको अपना फॉर्मेट अलग बता के चलता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को गाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के लिए अलग फॉर्मेट बता के चलता है P&L बैलेंस शीट का। तो वो पर्टिकुलर उस एक्ट में जो कंपनियां फॉलो कर रही हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां, वो अपने ही एक्ट का फॉलो करके चलेंगी फॉर्मेट। वो फिर कंपनीज एक्ट 2013 का जनरल P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी कंपनियों के लिए जो लगता है उसे फॉलो नहीं करेंगी। उनका स्पेसिफिक फॉर्मेट है इन तीनों कंपनियों को, तो वो स्पेसिफिक फॉलो करेंगी। ये बात कंपनीज एक्ट ने भी लिख दी कि अगर किसी कंपनी का अपने एक्ट के हिसाब से फॉर्मेट स्पेसिफाइड अलग है तो वो उसे फॉलो करें, हमारे वाला ना फॉलो करें तो चलेगा। तीसरा नोट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर डिसाइड किया है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे एट अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे ऑफिस है वहां पे जगह नहीं अकाउंटिंग करने की, हमने कहीं और अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट को बैठाया, तो ऐसे केस में हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी MCA डिपार्टमेंट को खबर दे देनी है 7 दिन के अंदर अंदर। जब भी हम फैसला लेंगे कि अकाउंटिंग कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं होगी, कहीं और होगी, तो जिस भी दिन हमने डिसीजन लिया उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमें ROC डिपार्टमेंट, MCA डिपार्टमेंट को खबर कर देनी है। एक फॉर्म भरा जाता है INC 22A, INC 22A, mca.gov.in पे जाते हैं, INC 22A फॉर्म डाउनलोड करते हैं, भर के अपलोड कर देते हैं। उसी में बताना होता है कि आपने कहाँ अकाउंटिंग का एड्रेस रखा है और आपका ऑफिशियल ऑफिस कहाँ पर है, ऑफिस कहाँ पर है, मतलब ये कहना चाहिए बिजनेस कहाँ से हो रहा है। और डिसीजन कब लिया जाता है, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हो जाता है, जिस दिन बोर्ड में रेजोल्यूशन पास हो गया कि हाँ भाई अकाउंटिंग दूसरी जगह पे की जाएगी, यहाँ नहीं की जाएगी, उस रेजोल्यूशन पास की डेट के 7 दिन के अंदर अंदर MCA को इन्फॉर्म करना है। ठीक है सर, अगर ब्रांच भी है आपके ऑफिस की कहीं, अगर आपकी कंपनी की ब्रांच भी है दूसरी जगह, तो उस ब्रांच का ये फर्ज बनता है कि ब्रांच के यहाँ पे भी अकाउंटिंग की जाए और समय समय पर ब्रांच के सभी अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजा जाए। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे अकाउंटिंग हो रही है, अगर दूसरे ऑफिस पे अकाउंटिंग हो रही है तो ब्रांच वहाँ पे भेजेगी, तो ब्रांच वहाँ पे भेजेगी। मतलब ब्रांच का काम क्या है, ब्रांच भी अकाउंटिंग करे और वो हेड ऑफिस तक पहुँचाए। हेड ऑफिस की अकाउंटिंग जहाँ हो रही है वहाँ तक ब्रांच के डॉक्यूमेंट्स भी पहुँचने चाहिए, ब्रांच की अकाउंटिंग, ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जहाँ पे हेड ऑफिस की अकाउंटिंग हो रही है वहाँ पे पहुँचने चाहिए। अब चाहे हेड ऑफिस की अकाउंटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो रही है, रजिस्टर्ड एड्रेस पे हो रही है या कहीं और हो रही है। ऑल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कभी भी बिजनेस आवर्स के दौरान, जब भी कंपनी में बिजनेस हो रहा होता है, बिजनेस आवर्स के दौरान अकाउंटिंग इंस्पेक्शन के लिए ओपन होना चाहिए। कोई भी मेंबर चाहे, कोई भी शेयर होल्डर चाहे और जाके देखना चाहे कि भाई अकाउंटिंग क्या चल रही है, कंपनी में क्या प्रॉफिट चल रहा है क्या नहीं, तो वो अवेलेबल होने चाहिए, वो अवेलेबल होने चाहिए इंस्पेक्शन के लिए, मौजूद होने चाहिए, मना नहीं कर सकता है। कोई भी मेंबर, कोई भी शेयर होल्डर जाके चेक कर सकता है कि उसकी कंपनी की अकाउंटिंग कैसी चल रही है, क्या प्रॉफिट चल रहे हैं, क्या लॉसेस, बैलेंस शीट कैसी दिख रही है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, एसेट्स क्या चल रहे हैं, कभी भी देख सकता है। मनाही नहीं होनी चाहिए, ओपन माहौल होना चाहिए। Data of 8 financial years immediately preceding the current financial year should be maintained in good order। इसका क्या मतलब है, 1 साल की अकाउंटिंग कब तक संभाल के रखनी है आपको, ये मतलब है। तो कुल मिलाकर के जो करंट ईयर चल रहा है, जैसे अभी 22-23 चल रहा है, बिल्कुल लास्ट महीने में जैसे 22-23 चल रहा है अभी, तो क्या होता है 22-23 से पिछले 8 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज आपके पास मौजूद होने चाहिए। जो करंट ईयर चल रहा है उस करंट ईयर में पिछले 8 साल तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को संभाल के रखना जरूरी है। सर हमारी कंपनी अभी 4 साल पुरानी है तो 4 सालों की, 5 साल 5 सालों की, 6 साल, 7 साल। आपकी कंपनी 20 साल पुरानी है तो 20 के 20 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद रखना जरूरी नहीं है। जो भी करंट ईयर चल रहा है उसको हटा दो, उससे पिछले 8 साल, 22-23 को हटा दो, 21-22 से पीछे जाओ 8 साल, 21-22 को इंक्लूड करते हुए पीछे जाओ 8 साल, उन ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना जरूरी है।
ऑल ईयर्स इन केस कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर लेस देन 8 ईयर, जो भी बताया। अगर 8 साल से कम है आपकी कंपनी को तो सभी सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर संभाल के रखने हैं आपको। अब ये नोट आपको होमवर्क ऐसे पढ़ लेना, ये ज़्यादा काम का नहीं है, दिस इज़ नॉट वेरी मच रेलिवेंट, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार अपने पास, ठीक है सर। चलो उसके बाद ये आपका एक होमवर्क रहेगा, ये भी एक होमवर्क है आपका। फॉलोइंग आर दी स्टैट्यूटरी बुक्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय अ कंपनी। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी ही बनानी होती है, P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, सोकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, वो सब तो बनाने ही बनाने हैं। उनके साथ साथ कुछ स्टैट्यूटरी बुक्स और हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब जो कानून ने कह रखा है, जो कंपनीज एक्ट ने कह रखा है कि कुछ किताबें और मेंटेन करनी है आपको, कुछ रजिस्टर्स और बनाने हैं। वो कौन कौन से हैं? वो ये 9 रजिस्टर्स हैं, ये पढ़ लेना, ये भी बनाना ज़रूरी है कंपनीज एक्ट के कहने पर, ठीक है सर। और लास्ट है एनुअल रिटर्न। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एनुअल रिटर्न एंड साइंड बाय अ CS और CS इन प्रैक्टिस। हर कंपनी को सालाना एक एनुअल रिटर्न बनानी होती है और फिर उस एनुअल रिटर्न को CS से साइन कराना होता है या फिर CS इन प्रैक्टिस से। पहले तो ये समझो एनुअल रिटर्न क्या है। एक फॉर्म होता है जिसका नाम है MGT9, ये MCA से डाउनलोड होता है। पूरे साल का ब्यौरा दिया जाता है इसमें सरकार को, क्या कैपिटल रही, क्या एसेट रहे, और पूरी बैलेंस शीट, P&L वगैरह सब अपलोड होती है। बैलेंस शीट बनानी है बिल्कुल सही, P&L बनाना है बिल्कुल सही, सोकी बनाना है बिल्कुल सही, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाने हैं बिल्कुल सही, ये बताया था थोड़ी देर पहले। फिर इन्हें बना के 8 साल तक संभाल के रखना है, ये भी बताया थोड़ी देर पहले। और हर साल इन बने हुए बैलेंस शीट, P&L, सोकी, कैश फ्लो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स को सरकार को भी तो दिखाना है तुम्हें। बना के अपने पास ही थोड़ा ना रखना होता है, कंपनियां सरकार की निगरानी में चलती हैं, सरकार तक भी पहुंचाना होता है। वो कैसे पहुंचाते हो? MGT9 फॉर्म के थ्रू। MGT9 फॉर्म डाउनलोड होता है, उसमें ये अटैचमेंट्स की जाती हैं, थोड़ी डिटेल भरी जाती है और फिर उसको अपलोड कर दिया जाता है MCA की साइट पे, वहीं से डाउनलोड होता है। भरना आपको अपने कंप्यूटर में पड़ता है, अटैचमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L आपको अटैच करनी पड़ती है कंप्यूटर से, एक्सेल में, PDF में, और फिर अपलोड MCA पे ही हो जाता है दोबारा। और फॉर्म का नाम है MGT9। उसे एनुअल रिटर्न भी कहते हैं, दूसरा नाम एनुअल रिटर्न भी होता है उसका, ठीक है सर। क्योंकि बैलेंस शीट, P&L, सोकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग भी कुछ डिटेल होती है MGT9 में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस अदर डिटेल सबको मिला के एनुअल रिटर्न नाम दे दिया जाता है और फॉर्म का नाम है MGT9। उसे अपलोड करने से पहले CS के साइन कराने या CS इन प्रैक्टिस। CS और CS इन प्रैक्टिस में क्या फर्क है? कंपनी ने उस CS को जॉब पे रखा हुआ है तो उसके साइन चलेंगे। कंपनी ने कोई CS जॉब पे नहीं रखा हुआ तो एक ऐसे CS के साइन करवाने जिसने अपना ऑफिस खोल रखा हो जो प्रैक्टिस में हो, साइन करवाने मैंडेटरी है। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी अगर है तो एनुअल रिटर्न किसको साइन करनी है? CS को साइन करनी है। अगर उसने CS अपॉइंट कर रखा है उस 1 पर्सन कंपनी ने, अगर नहीं कर रखा है तो फिर उसे CS इन प्रैक्टिस के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, फिर अपने किसी डायरेक्टर से साइन करवा दे, और एनी डायरेक्टर इफ देयर इज नो CS। 1 पर्सन कंपनियों के लिए कंपनीज एक्ट ने कह रखा है अगर तुम्हारे पास पैसे थे और तुमने CS अपॉइंट कर रखा है तो उससे साइन करवा के दे दो। अगर पैसे नहीं थे CS को अपॉइंट करने के तो प्रैक्टिस वाले CS के पास भी मत जाओ, वो भी पैसे मांगेगा, फिर तुम डायरेक्टर से साइन करवा के अपलोड कर दो। और ये एनुअल रिटर्न की डेट क्या होती है, कब तक हमें MGT9 का फॉर्म सरकार के पास पहुंचाना है? विद इन 60 डेज ऑफ AGM। AGM का मतलब क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी को अपना साल खत्म हो जाने के बाद, जैसे 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, ये साल जैसे खत्म होगा 31 मार्च 23 को, तो हर कंपनी को अपना साल खत्म हो जाने के 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्या करना होता है? एक AGM करनी होती है। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स कंपनी को एक AGM करनी होती है, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग में काम ही होता है बैलेंस शीट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, P&L को, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको फाइनलाइज कर देते हैं। और फाइनलाइज करने के बाद जैसे ही AGM हुई, मतलब लास्ट डेट क्या हुई? 31 मार्च 23 से 6 महीने, 30 सितंबर 23, इन 6 महीने के दौरान AGM करनी ही करनी है, और AGM में वो फाइनलाइज हो जाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जिस दिन भी AGM हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज हुए, उसके 60 दिन के अंदर अंदर, उसके 60 दिन के अंदर अंदर फिर क्या करना होता है? आपको MGT9 फॉर्म अपलोड कर देना है ROC पर, mca.gov.in की वेबसाइट पर। इन केस नो AGM हेल्ड, अगर AGM करी नहीं किसी कंपनी ने, विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड अलॉन्ग विद ए स्टेटमेंट शोइंग रीजंस व्हाई AGM वाज नॉट हेल्ड। जिस दिन AGM हो जानी चाहिए थी, फिर उस दिन से 60 दिन काउंट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आखिरी दिन उठा लेंगे हम 30 सितंबर 2023 कि भाई आखिरी यहां तक AGM हो जानी चाहिए थी, फिर यहां से अगले 60 दिन के अंदर अंदर विद इन नेक्स्ट 60 डेज आपको MGT9 भरना पड़ेगा और सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा, और रीजन भी लिखना पड़ेगा AGM नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई।
तो मित्रों आज की चर्चा यहीं तक रहेगी। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लिप में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। फॉर एनी डाउट्स मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा आप। बाय बाय एवरीवन।